जय हिंद। आइए, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में किस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ सिस्टम है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम्स का क्या फीचर है इस भारत वर्ष में, ठीक है। आज़ादी के बाद जो है भारत के जो भी संविधान निर्माता थे उनके मन में क्या ऐसी कह सकते हैं ना कि वो उस वक्त वो सोचे होंगे कि भारत में किस प्रकार का सिस्टम यहाँ जो है कारगर होगा और हमें किस प्रकार के सिस्टम्स को अपनाने चाहिए। जैसे उस वक्त बहुत तरह के मॉडल थे, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, डिफरेंट आइडियोलॉजी के कह सकते हैं उस वक्त का परिचालन था। कोई कम्युनिस्ट, लेनिस्ट और माओइस्ट, फिर इधर कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो कह सकते हैं ना कि कैपिटलिस्ट, कोई सोशलिस्ट, तो डिफरेंट आइडियोलॉजी भी था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर भारत अपने आप में एक विशाल, ठीक है, इंडिया और कह सकते हैं कि साउथ एशिया को कह सकते हैं एक प्रकार से सब कॉन्टिनेंट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। इतनी डिफरेंट रीजन, रिलीजन, कह सकते हैं ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, लैंग्वेजेस और कह सकते हैं हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, तो बहुत सारे ऐसी डाइवर्सिटी होने की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया और हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट यहाँ 8 जो ऐसे फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, तो मुख्यतः वो एक ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, लोगों का एक समूह होता है जो कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और विचारधाराओं को मानने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले और उस आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के माध्यम से संवैधानिक तरीके से, मतलब जिस भी देश में जिस नियम कानून हो उस नियमानुसार जो है राजनीतिक कुर्सी, सत्ता या फिर पावर में आना चाहते हैं। तो भारत में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम के द्वारा डिफरेंट लोगों को, कोई भी, सब स्वतंत्र है। मतलब ऐसा 50 लोग मिलकर आप एक पार्टी का गठन जो है अपना जो है रजिस्टर करवा सकते हैं इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के सामने। आप मतलब रजिस्टर की जो प्रक्रिया है उसको अपना कर आपको एक सिंबल अलॉट हो जाएगा, चिन्ह, और उस प्रतीक चिन्ह पे आप अपना कैंडिडेट को कह सकते हैं कि खड़ा करवाइए, जीतिए, और फिर धीरे धीरे आप जो है रीजनल पार्टी से, मतलब कह सकते हैं स्टेट लेवल पार्टी को नेशनल पार्टी, ठीक है। एक समय था कि बीजेपी के पास वहाँ 2 सीटें थी, जनसंघ बना, जनसंघ से फिर कह सकते हैं कि इतना देखो आज नेशनल पार्टी है, यहाँ की केंद्र सरकार में कई एक स्टेट में इनकी पार्टियाँ जो है सत्ता में है। कांग्रेस तो खैर कह सकते हैं आज़ादी के पूर्व से हो चल रहा था, लेकिन यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे दिया कि भारत में किस प्रकार से एक पार्टी का इवोल्यूशन होता है, 2 पार्टी से आज मेजोरिटी में आ जाना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम में आप देखोगे पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया से लेके पूरे के पूरे साउथ इंडिया, उधर नॉर्थ ईस्ट से इधर वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ और साउथर्न, कहीं भी आप चले जाओ, कोई एक भी स्टेट उठा लो, एक भी राज्य को आप ले लो पूरे, और एक या फिर पूरे के पूरे यूनियन टेरिटरीज को, किसी भी एक केंद्र शासित प्रदेश को ही क्यों ना ले लो, आपको वहाँ कई एक पार्टियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। हर एक पार्टी आपको देखने को मिलेगा, कांग्रेस, बीजेपी, बड़ी पार्टियाँ हैं। और इसके साथ साथ उस रीजन और उस क्षेत्र के छोटी पार्टियाँ जो है हर इलेक्शन और चुनाव के समय इमर्ज होती रहती हैं, बनते हैं। मतलब कि सबको छूट दिया हुआ है भाई कि 50 लोग मिलकर साइन करो, एक पार्टी अपना रजिस्टर्ड करवा लो। तो डिफरेंट पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा बनते रहता है और सबको स्वतंत्रता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी बना सकते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली जो है कह सकते हैं ना कि चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। वो भी एक तरह का पार्टी ही हुआ कि भाई हम एक कैंडिडेट लड़े या 10 कैंडिडेट लड़े, सैंबल आपको अलाउड कर ही दिया जाता है, ठीक है, खाली मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमने एडॉप्ट किया और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कह सकते हैं ना कि फर्स्ट पॉइंट पे अगर भारत की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बहुत सारे आप देश देखोगे, जैसे एग्जांपल ले लो आप चाइना में जो है 1 पार्टी सिस्टम है,
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले लो तो 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, ठीक है। फिर यूनाइटेड किंगडम ले लो, वहां भी 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो आप बहुत जगह देखोगे डिफरेंट, खैर चाइना तो खैर कम्युनिस्ट पार्टी है, जहां लोकतंत्र है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां भी मोर और लेस अभी तक जो है द्वि पार्टी का फॉर्मूला अपनाया गया है। लेकिन भारत अपने आप में कह सकते हैं ना कि एक इसकी क्वालिटी है, इसकी खूबी है, कह सकते हैं ना, बहुत लोग जो कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम में भी हमने यूनिटी इन मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। हालांकि इसके कुछ लूपहोल्स भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, बट कह सकते हैं ना कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर द 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमने बता ही दिया कि भारत में आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख लो 2 नेशनल पार्टी को अगर पूरे के पूरे मतलब जिसका कि हर स्टेट में हर एक रीजन में अपनी एक शाखा और ऑर्गेनाइज्ड कैडर है, वो मुख्यतः हम 2 पार्टी को मानेंगे, कांग्रेस और बीजेपी को। और बहुत सारे नेशनल पार्टी हैं, बट हर एक पार्टी का कह सकते हैं कि हर एक यूनियन टेरिटरी, हर एक स्टेट, हर एक भारत के भूभाग में इन 2 पार्टियों के सिवा शायद किसी का उतना अपना कैडर और बेस नहीं है। हालांकि बहुत सारी नेशनल पार्टी और भी हैं। और इसके बाद कई एक स्टेट पार्टी, अब जैसे दिल्ली में देखो आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, बीजेपी है, ठीक है। आप यूपी चले जाओ, समाजवादी पार्टी मिलेगी आपको, मायावती जी की पार्टी है, ठीक है। फिर उससे आगे चले जाओ बिहार में जेडीयू वगैरह, इधर तमिलनाडु में डीएमके वगैरह, ठीक है। तो केरल में कम्युनिस्ट सीपीआईएम वगैरह, तो बहुत डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाओ, बहुत सारे पार्टी, असम गण परिषद वगैरह आपको मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में अनगिनत है, ठीक है, अनगिनत है। मतलब अब मतलब क्या कहूँ मैं बताऊँ, हर एक इलेक्शन से पहले कई एक पार्टियां इमर्ज होती हैं, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें सभी को यह अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी, आप अपनी विचारधाराओं के साथ आइए, पार्टी को ऑर्गेनाइज कीजिए, सिंबल अलॉट आपको चुनाव आयोग करेगी, और जो है उस प्रतीक चिन्ह और उस कह सकते हैं कि सिंबल के आधार पर आप चुनाव जीतिए, अपनी सरकार बनाइए, बस बात खत्म, ठीक है। दूसरा है 1 डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, और भारत में कह सकते हैं ना कि एक इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलिटिकल पार्टी या फिर पार्टी सिस्टम के बारे में अगर भारत में पढ़ोगे तो 1 डोमिनेंट पार्टी, और वो उस वक्त की कांग्रेस थी। कहा जाता है कि 70 सालों में लगभग 60 से 65 साल इसकी शासन कांग्रेस के हाथों या कांग्रेस के जिम्मे में रही है, क्योंकि उस वक्त जब आज़ादी के उपरांत, हालांकि गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, डिजॉल्व कर दिया जाए, लेकिन उनके डेथ हो जाने के बाद जो है वो उनका सपना साकार नहीं हो सका। लेकिन कांग्रेस जब बनी तो उस वक्त एक मूवमेंट के रूप में, मतलब आज़ादी के लिए कांग्रेस का निर्माण हुआ था कि ये तमाम जो है मिलकर राष्ट्र को एक पार्टी सिस्टम, और जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो कांग्रेस को ही सत्ता सौंपा गया। खैर इसका एक अलग इतिहास है, हम लोग उसमें कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ यह जान लो कि कांग्रेस का उस वक्त आज़ादी के योगदान को देखते हुए आने वाले 60 से 70 सालों तक शासन की बागडोर इनके हाथों में रही। फिर जवाहरलाल नेहरू आते हैं और डिफरेंट जो है लीडर आते हैं, इन्हीं के एक कह सकते हैं ना कि वंशवाद की परंपरा रही कि आज भी देखो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जो है इन्हें जो है चला रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी 1 पार्टी डोमिनेंट कह सकते हैं कि इनका पूरा का पूरा प्रभुत्व रहा, डोमिनेंस रहा। अब धीरे धीरे जो है अटल जी की सरकार, जो बीजेपी पहले सबसे पहले तो जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, जो कि नॉन कांग्रेस की पहली पार्टी, मतलब ऐसी पहली पार्टी थी जो कि नॉन कांग्रेस और जिन्होंने सेंटर में गवर्नमेंट बनाया। इसके बाद धीरे धीरे जो है बीजेपी के द्वारा प्रयास हुआ, जो है अटल जी की सरकार बनी। उसके बाद अब तो मोदी जी का 2 टर्म ये पूरा करेंगे ही, ठीक है। तो 1 पार्टी डोमिनेंस कहने का मतलब कांग्रेस बहुत सालों तक ये अपना प्रभुत्व पूरे के पूरे देश में ये बना के रखी सिंगल पार्टी के तौर पे। और अब जो है बीजेपी उसी में चल रही है कि मोदी जी का करिश्मा, कभी जवाहरलाल नेहरू का करिश्मा था, अभी मोदी जी का करिश्मा है, ठीक है। तो 1 डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी भारत को कहा जाता है, जिसमें कि एक पार्टी का प्रभुत्व बहुत ही लंबे समय तक जो है बरकरार रहा। इसके लिए
दूसरा है लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। इसमें कहा जाता है कि CPI या M कह सकते हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को हो और BJP, इन दोनों को छोड़कर भारत में किसी भी पार्टी के पास उतने क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। कुछ भी वो अपने अपने तरीके से मान के चलते हैं, चाहे हमारी समाजवाद हो, जैसे कांग्रेस हो, सेंटर की पार्टी है तो सभी आइडियोलॉजी को ये समाहित कर लेती है मिक्सचर के तौर पे। तो डिफरेंट पार्टी की हालांकि सब की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन क्लियर कट जो आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट की और BJP की ही है। और बाकी जितनी भी डिफरेंट पार्टीज हैं, नेशनल और रीजनल पार्टियां, उनकी एक अपनी क्लियर कट आइडियोलॉजी देखो अपनी एक विचारधाराएं होती है, उस विचारधाराओं पर वो उनके जितने भी मेंबर होते हैं वो चलते हैं, उस विचारधाराओं को वो प्रोपोगेट और कह सकते हैं प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कि जब पार्टी सिस्टम इंडिया को हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि हर एक, अब उतनी आइडियोलॉजी आप लाओगे कहाँ से? या तो कोई व्यक्ति लेफ्टिस्ट रहेगा या फिर राइटिस्ट रहेगा, और नहीं तो बीच में एक सेंटर की पार्टी होगी। तो सेंटर में कांग्रेस है, लेफ्टिस्ट CPIM वगैरह है, मार्क्सिस्ट, और फिर BJP राइटिस्ट। तो तीन ही प्रमुख आइडियोलॉजी होते हैं और उस आइडियोलॉजी के आधार पर आप इतने पार्टियां हैं, आप कहाँ तक उसको जो है देख पाओगे। और सभी पार्टी जो है ना किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पे नहीं चलती है, डिफरेंट आइडियोलॉजी का वो मिश्रण बना के पार्टी सिस्टम को रन करती हैं। तो एक इसकी कह सकते हैं कि लैक ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी भी इसका एक फीचर है। भारत के जब हम पार्टी सिस्टम को पढ़ते हैं तो इसमें यह हमें देखने को मिलता है। आगे है पर्सनालिटी कल्ट। हमने पहले ही बताया कि करिस्मेटिक लीडर, जब कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, तो उस वक्त पंडित नेहरू की करिश्मा थी। अभी देखो BJP में मोदी जी की करिश्मा है, करिस्मेटिक इन नेचर, ठीक है, बोलने की, हाव भाव, सूट वूट, ठीक है। तो अपनी एक पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी बेस्ड पार्टी होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ कह सकते हैं ना कि फिर डिफरेंट जो पार्टी आप देख लो, अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ की समाजवादी पार्टी है, तो मुलायम सिंह यादव या उनकी फैमिली की मतलब एक प्रकार से प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि भाई वो उनकी पार्टी है। कांग्रेस में देख लो तो गांधी परिवार की पार्टी। तो एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी हर एक पार्टी का सिंबल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जाता है कि उनकी पर्सनालिटी है। करिस्मेटिक तो कुछ लीडर होते ही हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो कह सकते हैं कि एक छवि होती है कि भाई यह इस परिवार का है, इस पार्टी का मुखिया होगा। हर एक आप देखोगे BJP को छोड़ के, क्योंकि मोदी जी तो खैर उनका करिश्मा है, बट BJP में ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही परिवार से या एक ही घर के लोग जो है हमेशा उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब जैसे आम आदमी पार्टी है तो यहाँ के केजरीवाल, ठीक है। तो डिफरेंट आप पार्टी में देखोगे कि वो पर्सनालिटी के आधार पर वो पार्टी का जो है बहुत सारे जो है निर्णय, कार्य करने की तरीका और उस पार्टी को संचालित करने की जिम्मेदारी उस एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर आश्रित होता है। आगे है बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल फैक्टर। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि भारत की कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस के आधार पर उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे डिफरेंट रीजन, रिलीजन, धर्म, जाति के आधार पर भी बहुत सारी पार्टियां जो है इमर्ज होती है, ठीक है। जैसे समाजवादी पार्टी वगैरह यूपी में देखोगे, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है रीजनल पार्टी जो है तमिलनाडु की देखोगे, ठीक है, जो अपना स्पेसिफिक मुद्दा लेकर कि उस समाज के लोग, ठीक है, जैसे बिहार वगैरह में RJD वगैरह, ठीक है, तो उस समाज के लोग अपनी जो है सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए वह एक पार्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अभी भीम आर्मी है, तो एक अपने समाज के मुद्दों को आगे रखते हैं और फिर पार्टी का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे जो है ना ऐसे कह सकते हैं ट्रेडिशनल फैक्टर बनकर आते हैं जो कि एक पार्टी के निर्माण करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। आगे इमरजेंस ऑफ द रीजनल पार्टी। स्वाभाविक सी बात है, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो समय और परिस्थितियों के अनुसार कब तक कांग्रेस जो है पूरे देश में शासन करेगी। पहले जब कांग्रेस जब आज़ादी के बाद कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत में स्टेट में भी और सेंटर में भी उसी का शासन था। फिर धीरे धीरे स्टेट में जो है उसकी नैया डूबने लगी, फिर सेंटर में भी देखो आज साफ हो गई।
तो समय और परिस्थितियों के अनुसार जो रीजनल पार्टी होती है, कई सालों तक उनकी कोलाइजन गवर्नमेंट रही। अभी भी देखो मोदी जी के साथ कई एक पार्टी जो है, उनके समर्थक जो हैं वो एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, उसके साथ साथ उसकी सहयोगी पार्टी भी उनके कोलाइजन में होती हैं। तो इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी, बहुत सारी ऐसी जो रीजनल पार्टियां होती हैं वो धीरे धीरे इमर्ज होती है, क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का ही मतलब है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियों मिलकर जो है शासन व्यवस्था के लिए संघर्ष, और फिर जो जीतते हैं वो पावर और कुर्सी उन्हें हासिल होती है। आगे है कि फैक्शन एंड डिफैक्शन। फैक्शन एंड डिफैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक बहुत ही पॉपुलर हम लोग स्टोरी सुनते हैं। एंड हालांकि वो अब तो खैर एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया, लेकिन अभी भी पार्टियां जो है कह सकते हैं कि अगर 2/3 पार्टी के मेंबर वहाँ छोड़कर चले जाएं तो वो भी अभी भी कह सकते हैं उनकी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन इसमें फैक्शन और डिफेक्शन कहने का मतलब एक हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर में पढ़ा था आयाराम और गयाराम। आयाराम और गयाराम में क्या पढ़ा था कि भाई एक हरियाणा के विधायक थे, तो एक दिन में 3 पार्टियां बदल लेते हैं। तो वो पैसों, करप्शन वगैरह या फिर पैसे के लालच में, कुर्सी या सत्ता या मंत्री बनने के या पद के लालच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। तो इससे सरकार, किसी की बनी हुई सरकारें गिर जाती है और किसी की सरकार गिरी हुई वो बन जाती है। तो फैक्शन एंड डिफेक्शन, कई एक बार पार्टियां जो है, बनी बनाई पार्टियां जो है वो उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे है लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। एक बात तो कुछ हद तक सही है कि इफेक्टिव अपोजिशन की कमी होना, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और अगर जहाँ देखो 2 पार्टी सिस्टम होती है तो एक पार्टी सत्ता में होती है, एक पार्टी हमेशा अपोजिशन में होती है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से डिफरेंट पार्टी जो है 2-2, 4-4 एमएलए या फिर 4-4 एमपी सबके होते हैं, तो कोई इफेक्टिव और मेजोरिटी के तौर पर उन्हें विरोध करने वाला नहीं होता है। तो लैक ऑफ अपोजिशन, ऐसा नहीं कि मतलब अपोजिशन नहीं है, विरोध करने वाली पार्टियां नहीं, विरोध करने वाली तो पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी है, लेकिन जो लैक ऑफ अपोजिशन कहने का मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का ना होना। अभी वर्तमान समय की बात करूं तो किसी भी एक पार्टी को लीडर ऑफ कह सकते हैं अपोजिशन बनने का अभी उतनी संख्या नहीं है भारत में। ठीक है, कम से कम 1/10 चाहिए संख्या बल, जबकि उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन की, लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट जिनके पास होती है, जैसे अभी कांग्रेस के पास है, तो उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो है कुर्सी दे दी गई है। बट लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन कहने का मतलब है कि एक प्रभावशाली अपोजिशन पार्टी या अपोजिशन के लीडर की कमी होना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पार्टी सिस्टम इन इंडिया और उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी कोई मतलब पूछ दे कि भाई कुछ क्वालिटी या कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के, या भारत में किस प्रकार के पार्टी सिस्टम है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है कई एक बार जो है PSRI मतलब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का, उसमें भी पूछे गए हैं, और GS2 में भी जो है क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, अब हम इस वीडियो को यहीं सम अप करने जा रहे हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, देन लाइक इट, शेयर it, as well as subscribe it, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.